हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और जो आज के करंट अफेयर के टॉपिक रहेंगे उसमें सबसे पहले कौन सा रहेगा, कॉइन विद डाइटीज़। ठीक है, जो आपने देखे होंगे सिक्के जो भारत सरकार जारी करती है उनके ऊपर किसी न किसी देवी देवता की फ़ोटो छपी रहती है। तो उनका चलन कब से स्टार्ट हुआ था और ये अभी क्यों न्यूज़ के अंदर, तो उसके बारे में देखेंगे। फिर बात करेंगे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के बारे में। और उसके बाद जो अभी रिसेंट में रिपोर्ट आई है एमिशन गैप रिपोर्ट 2022, तो इसको देखेंगे। फिर जो अभी रिसेंट में दिल्ली के अंदर एक मीटिंग हुई थी, कमेटी हुई थी रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऑन काउंटर टेररिज्म कमेटी। आई थिंक ये हुई थी 2001 के बाद में, अभी सेकेंड टाइम इंडिया के अंदर हो रही थी। तो आज 31 तारीख, तो आज के ये बेसिकली 4 टॉपिक रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, हाँ ये देख सकते हो आप कितना पोल्यूशन हो रखा है, कितना कोहरा हो रखा है यहाँ पे। एमिशन गैप रिपोर्ट 2022 अहेड ऑफ COP 27। अभी देखो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 होनी है, ठीक है, कहाँ होनी है मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP ने अपनी एक रिपोर्ट रिलीज़ करी है जिसका क्या टाइटल है, एमिशन गैप रिपोर्ट 2022, 2022 की एमिशन गैप रिपोर्ट। और ठीक है, उसका जो टाइटल रहा था वो क्या था, द क्लोजिंग विंडो, क्लाइमेट क्राइसिस कॉल फॉर रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। कि भाई जो क्लाइमेट क्राइसिस जो होने जा रहा है इसको लेके इसको ठीक करने के लिए जो सोसाइटीज़ है उसको अपने अंदर क्या लेके आना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जितने स्टेप्स हम उठा सके उतने हमको जल्द से जल्द उठाने चाहिए। ये 13वां एडिशन था UNEP एमिशन गैप रिपोर्ट का। ठीक है, it assesses the gap between anticipated emission in 2030 and level consistent with 1.5 degree and 2 degree targets और पेरिस एग्रीमेंट। जो पेरिस एग्रीमेंट का जो 1.5 और 2 डिग्री का टारगेट जो हमको अचीव करना था कि भाई हमको टेम्परेचर इससे बिलो रखना है, कि भाई उसको हमें अचीव करना है। लेकिन जो अभी कंडीशन चल रही है ना इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो वो हम दूर दूर तक कहीं से भी क्या है कि अचीव करने नहीं वाले हैं। ठीक है, जो भी सिचुएशन अभी हम देख रहे हैं उस हिसाब से तो लग नहीं रहा कि हम अचीव ऐसा कुछ कर पाएंगे। अभी फाइंडिंग्स क्या है, जो टॉप 7 एमिटर्स हैं, सबसे ज़्यादा जो ग्रीन हाउस गैसेज जो रिलीज़ करते हैं 7 कंट्रीज़, उनके बारे में देखते हैं। सबसे ऊपर तो चाइना है, फिर यूरोपियन यूनियन, जितने भी वहाँ पे कंट्रीज़ हैं वो। उसके बाद पे तीसरा नंबर आता है इंडिया का, उसके बाद इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रशियन फेडरेशन, और उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका USA। एंड प्लस इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट, जो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट है वो कितना अकाउंट करता है ग्रीन हाउस गैसेज का, 55%। फॉर दीज कंट्रीज ग्रीन हाउस गैसेज रिबाउंड इन 2021 एक्सीडिंग द प्री पेंडेमिक 2019 लेवल। कि जो अभी जो लेवल्स हैं, ठीक है, देखो 2019 से पहले हमने कुछ हद तक कंट्रोल किया था। और कोविड के टाइम पे भी आपने देखा था कि सारा जो ट्रांसपोर्टेशन वो ठप हो गया था। ठीक है, सारी इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई थी। तो उस टाइम पे है ना पोल्यूशन के अंदर काफ़ी गिरावट आ गई थी, चीज़ें काफ़ी अपना नेचुरल वे से अपने आप को ठीक करने हील होना स्टार्ट हो गई थी। लेकिन जैसे ही कोविड ख़त्म हुआ, रेस्ट्रिक्शंस हटे, इंडस्ट्रीज़ फिर से चालू हुई, ट्रांसपोर्टेशन फिर से चालू हुआ, तो जो ये लेवल था ना फिर से अगेन दोबारा इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया। कलेक्टिवली G20 मेंबर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 75% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन। कि भाई जो G20 के अंदर जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ हैं, अगर वो उनको कलेक्टिवली देखें तो 75% ग्लोबल गैस हाउस जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनकी क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई मीन मतलब उनकी वजह से वो इतने 75% गैस रिलीज़ करने के रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, द ग्लोबल एवरेज पर कैपिटा ग्रीन हाउस गैस एमिशन वॉज 6.3 टन्स ऑफ CO2। कि भाई 2020 के अंदर करीबन करीबन 6.3 टन CO2 रिलीज़ करी गई। ठीक है, एक एवरेज कंट्री के हिसाब से देखे तो। और इंडिया के अंदर जो ये एवरेज निकल के आता है करीबन 2.4 टन। ठीक है, वर्ल्ड इज़ फॉलिंग शॉर्टेज ऑफ गोल सेट फॉर द पेरिस कॉन्फ्रेंस, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट अडोप्टेड इन 2015। कि भाई 2015 के अंदर जो हमने एग्रीमेंट, पेरिस एग्रीमेंट को अपनाया था, उसके अंदर क्या डिसाइड किया गया था कि हम 1.5 डिग्री सेल्सियस डिग्री तक अपने टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखेंगे। लेकिन जो
अभी जो सिनेरियो चल रहा है उस हिसाब से तो हम कहीं पे भी इसको अचीव नहीं कर पाएंगे। द पेरिस एग्रीमेंट डिफाइंड अ ग्लोबल वार्मिंग लिमिट of 2.2 degree Celsius above pre-industrial level, which if exceed can result in extreme weather conditions। ठीक है, बहुत ज़्यादा हीट बढ़ने लग जाएगी, सूखा पड़ने लग जाएगा, पानी की कमी होने लग जाएगी अगर 2 डिग्री से भी ज़्यादा टेम्परेचर चला गया तो। नेशनल प्लेजिज सिंस COP26 COP26 कहाँ पे हुआ था? ग्लासगो में हुआ था, ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम के अंदर। ठीक है, मेक ए नेग्लिजिबल डिफरेंस टू प्रिडिक्ट 2030 एमिशन, कि भाई वहाँ पे जो प्रिडिक्शन किया गया था वो एक तरह से नेग्लिजिबल ही था, मतलब वैसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा जो उन्होंने प्रिडिक्शन किया था। अब रिकमेंडेशन की बात करें तो सीधी सी बात है, जितनी भी कंट्रीज़ है, पूरा वर्ल्ड है, उसको अपना ग्रीन हाउस गैसेज का जो लेवल है वो अगले 8 साल के अंदर काफ़ी जल्दी से उसको कम करना पड़ेगा। देयर इज़ नीड टू फॉर अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज़। देखो, सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस कहाँ से रिलीज़ होती है? हैवी इंडस्ट्रीज से रिलीज़ होती हैं। तो सीधी सी बात है, हमको कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ का ईजाद करना पड़ेगा जिससे जो कार्बन है जो रिलीज़ होता है एनवायरनमेंट के अंदर, तो उसका जो अमाउंट है वो बिल्कुल कम हो जाए। ठीक है, उस पर कंट्रोल किया जा सके, है ना। स्टील प्रोडक्शन के अंदर भी इसका काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रिलीज़ होता है कार्बन को। ओके, अर्जेंट ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नीडेड टू डिलीवर एनमरस कट्स नीडेड टू लिमिट ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन बाई 2030। कि भाई इस तरह से हमको ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजीज लेके आने पड़ेंगे कि भाई 2030 तक आते आते जो हम ग्रीन हाउस गैसेज का जो एमिशन हो उसको अपने कंट्रोल में ले सकें। अनकंडीशनल एंड कंडीशनल NDCs, कि भाई नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस आर एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस द ग्लोबल एमिशन बाई 5 to 10%। कि भाई जो देखो, बिना कंडीशन अगर किसी कंपनी के ऊपर आप कंडीशन नहीं लगाते, वो खुद से करती है तो कितना 5% तक कम कर सकती है। ठीक है, और जो जिनके ऊपर मतलब जिन्होंने ऐसे ठान ही लिया, ठीक है, कि भाई हमको कम ही करना है और सारा कुछ प्रॉपर तरीके से वो चल रहे हैं, ठीक है, वेल बिहेव मैनर में चल रहे हैं, तो कितना हद तक कर सकते हैं कम? करीबन 10% तक, 2030 तक आते आते। लेकिन जो ये हमको चाहिए, कितना चाहिए? करीबन 30 to 45%। इंडिया के अंदर क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए थे इससे रिलेटेड? देखो, सबसे पहला तो हमने किससे जंप किया? भारत स्टेज 4 से, है ना, डायरेक्ट भारत स्टेज 6 इंजन के ऊपर एमिशन नॉर्म्स के ऊपर हम पहुंच गए थे। तो हमने 5 को भी बीच में नहीं लेके आए, हम डायरेक्ट BS6 एमिशन नॉर्म्स के ऊपर पहुंच गए थे। फिर दूसरी उजाला स्कीम, देन तीसरी इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसके अंदर बेसिकली आई थिंक करंटली अभी 109 या फिर 107 मेंबर कंट्रीज़ जुड़ चुके हैं और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम के अंदर। ओके, इंटरनेशनल। और ये हाँ, किस स्कीम के तहत इसको अपनाया गया था? आई थिंक वन वर्ल्ड वन सन एंड वन ग्रिड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा देख लेना आप जाके। फिर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया बाय 2025। कि भाई जो पेट्रोल के अंदर जो इथेनॉल की ब्लेंडिंग है, जो मिश्रण है, उसको मिलाया जाए, ठीक है, ताकि जो हमको बाहर से जो पेट्रोल और डीजल वगैरह है इनका जो इंपोर्ट है वो कम हो जाए और इससे हमारी क्या है, इंडिया की खुद की जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो जाए। इंडिया अपडेटेड इट्स NDC बोले तो नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस। व्हाट इज़ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम? UNEP है क्या? इट इज़ अ लीडर ग्लोबल एनवायरनमेंट अथॉरिटी एस्टेब्लिश्ड ऑन 5 जून 1972। ये एक तरह की ग्लोबल एनवायरनमेंटल अथॉरिटी है जो एनवायरनमेंट प्रोग्राम्स को लागू करती है और इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 5 जून 1972 को। इट सेट्स द गोल एनवायरमेंटल एजेंडा, प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद इन द यूनाइटेड नेशन सिस्टम, ठीक है, एंड सर्व एज द अथॉरिटिव एडवोकेट फॉर ग्लोबल एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। कि भाई ये एक तरह से एनवायरनमेंट के जो एजेंडाज है उनको उठाती है, ठीक है, और जो इनके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं SDG, आपने देखा होगा ना, तो उनको भी आगे प्रमोट करता है ना, और उसकी वजह से क्या है, ये ट्राई करता है जो एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन हो सके। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नैरोबी में, जो कि कहाँ पे है? केन्या के अंदर। इसके द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट्स रिलीज़ करी जाती हैं? सबसे पहली तो जो अभी हम पढ़ रहे थे, एमिशन गैप रिपोर्ट। सेकंड इज़ एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट। थर्ड इज़ ग्लोबल एनवायरमेंटल आउटलुक। देन फ्रंटियर, उसके बाद इन्वेस्ट एंड हेल्दी प्लेनेट।
और जो मेजर कैंपेन्स हैं इसके द्वारा जो चलाए गए थे लोगों को जागरूक करने के लिए कि भाई एनवायरनमेंट कितना ज़रूरी है हमारे लिए, तो उसमें सबसे पहले आता है बीट पोल्यूशन, देन यूनाइटेड नेशन 75। ये 75 जो अभी यूनाइटेड नेशन के जो अभी 75 ईयर्स कंप्लीट हुए ना, उसके उपलक्ष्य में इसको स्टार्ट किया गया था। फिर उसके बाद आता है यूनाइटेड वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, देन वाइल्ड फॉर लाइफ। अब बात करते हैं न्यू दिल्ली के अंदर 29 अक्टूबर को क्या हुई थी। एक मीटिंग हुई थी, कमेटी हुई थी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल टू काउंटर टेररिज्म। तो उसको लेके यहाँ पे क्या है कमेटी यहाँ पे ली गई थी। और ये जो इनके द्वारा चेयर किया गया था इंडिया की तरफ से, इनका अभी हम नाम देखेंगे कि ये है कौन और क्या है। ठीक है। Recently, India has hosted a special meeting of the United Nations Security Council's काउंटर टेररिज्म कमेटी। ये एक तरह की यूएनएससी की एक मीटिंग थी या फिर कमेटी थी, जिसका काम क्या था कि भाई टेररिज्म को काउंटर कैसे किया जाए, उसको कैसे रोका जाए, उस पर डिस्कस करने के लिए। ठीक है कि भाई देखो, जहाँ पे भी टेररिस्ट अटैक होते हैं या फिर वहाँ पे अगर किसी भी तरह का असला बारूद भिजवाना हो, तो सीधी सी बात है पैसे जाएंगे, वहाँ पे भी पैसे तो हर जगह लगेंगे। तो उनको फाइनेंस कैसे करते हैं, तो उस चीज़ को रोकना है। और बेसिकली आजकल कैसे फाइनेंस हो रहा था, क्रिप्टो करेंसी के द्वारा, क्योंकि उसका तो बैकग्राउंड भी नहीं पता लगा सकते कि हम कहाँ से कहाँ किसको ट्रांसफ़र हो रही, कैसे हो रही है। तो जो टेररिस्ट हैं वो भी एक तरह से एडवांस होते जा रहे हैं। और जो आजकल हमले में वो क्या यूज़ कर रहे हैं, ड्रोन्स को यूज़ कर रहे हैं। आपने कितनी बार देखा होगा न्यूज़ के अंदर कि भाई इंडियन आर्मी का जो बेस कैंप है वहाँ पे भी ड्रोन्स अब उड़ते हुए दिखाई दे जाते हैं। ठीक है, उनके अंदर क्या लगा दे, एक्सप्लोजिव लगा देते हैं, जिससे भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता जा रहा है। दिस विल बी द फर्स्ट सच मीटिंग ऑफ यूएनएससी टू काउंटर टेररिज्म कमेटी इन इंडिया सिंस इट्स एस्टेब्लिशमेंट इन 2001 के बाद में। सॉरी, मैंने उस टाइम पे कहा था कि सेकंड मीटिंग है, नहीं, ये पहली ऐसी मीटिंग है इंडिया के अंदर। और ये CTC मतलब CTOC काउंटर टेररिज्म कमेटी, इसकी जो ये पहली भारत के अंदर मीटिंग हुई है। ठीक है, इंडिया के अंदर 2001 के बाद में ये पहली भी ऐसी मीटिंग हुई है, क्योंकि 2000 में इसका गठन हुआ था, 2001 में। और जो इंडिया की तरफ से जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थी उनका क्या नाम है, रुचिका काम्बोज। ओके, जो ये यहाँ पे बैठी है मैम, तो इनका नाम था रुचिका काम्बोज। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रही थी, इंडिया को, किसके लिए, यूनाइटेड नेशन के लिए, सर्व एज ए चेयर फॉर CTC 2022। इसका थीम क्या था आपकी बार, काउंटरिंग द यूज़ ऑफ न्यू एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी फॉर टेररिस्ट पर्पस। कि भाई जो ये नई नई टेक्नोलॉजी लेके आते हैं ना टेररिस्ट, अपने जो ये इनके गंदी सोच है लोगों को मारना और इस चीज़ों को अंजाम देने के लिए जो ये नए नए टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं, तो उनको कैसे काउंटर करना है, उसको कैसे स्टॉप करना है। तो इस चीज़ को लेके ये था इसका अब की बार का थीम। तो ये CTC है क्या, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाई सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1375। कि भाई 1373वां जो रेजोल्यूशन है उसके तहत इसको बनाया गया, कब, 2001 के अंदर। ठीक है, सितंबर 2001 के अंदर, 28 सितंबर 2001। और क्यों बनाया गया था, जब US के ऊपर 9/11 का जो हमला हुआ था, ठीक है, 9/11 जो टेरर अटैक हुआ था, तो उसके बाद में इसकी ऐसी ज़रूरत लगी कि भाई हाँ, इसको हमको बनाना पड़ेगा, जिसका स्पेशल काम क्या रहेगा, टेररिज्म को रोकना। तो इस कमेटी के अंदर कितने 15 सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स थे, जिनमें से 5 तो परमानेंट हो गए, चाइना, फ्रांस, रशियन फेडरेशन, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो देखो, हमने अभी रिसेंट में एक आई थिंक परसों एक टॉपिक करा था जिसके अंदर स्पेशली इन्हीं की बातें चल रही थी कि भाई जो यूनाइटेड नेशन की जितने भी मेंबर्स हैं, ये जितने भी परमानेंट है, इनमें कोई भी इंक्रीज़ नहीं करता जा रहा है। ठीक है, इस वजह से लोगों का जो कंट्रीज़ का डिफरेंट कंट्रीज़ का इनके अंदर ट्रस्ट है ना, टूटता जा रहा है। तो ये 5 तो परमानेंट हो गए और 10 जो थे नॉन परमानेंट मेंबर्स, जो कि 2 साल की टर्म के लिए सेलेक्ट किए जाते हैं जनरल असेंबली के द्वारा। The committee was tasked with monitoring implementation of Resolution 1375, which requested country to implement a number of measures aimed to enhance their legal and institutional ability to counter
टेररिस्ट एक्टिविटी एट होम एंड अराउंड द वर्ल्ड। कि भाई ये जो रेजोल्यूशन था 1373, जिसके द्वारा इसका गठन किया गया था 2001 के अंदर, 28 सितंबर 2001 के अंदर, इसके अंदर है ना कुछ ऐसे बातें कही गई थी, कुछ ऐसे मेजर्स बताए गए थे कि भाई वो आपको अपनाने पड़ेंगे। उसकी हेल्प से क्या है ना, आप टेरर को एक तरह से रोकने में थोड़ा सा सक्षम हो सकते हो। सबसे बड़ी बात तो क्या होगी कि भाई आप फाइनेंसिंग रोक दो इनकी, ठीक है। इनको जो पैसे आते हैं उसको क्रिमिनलाइज कर दो कि भाई टेररिज्म के लिए अगर कोई पैसे देगा तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है। और अगर आपको पता लग जाए कि इस अकाउंट से इनका पैसा आता जा रहा है तो उसको फ्रीज़ कर दो, ठीक है। और उस इंसान को भी पकड़ लो, ठीक है। और डिनाई ऑल फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर टेररिस्ट ग्रुप, जितने भी टेररिस्ट ग्रुप हैं उनको जो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है उसको डिनाई कर दो कि हम आपको ऐसा कुछ नहीं देंगे, और किसी भी टेररिस्ट को अपनी कंट्री के अंदर आने का अलाउ मत करो। तो इस तरह से ये जितने भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं वो धीरे धीरे ब्रेक के चेन के अंदर से टूटती जाएंगी। इसकी हाइलाइट्स क्या रही थी, तो सीधी सी बात है कि भाई हमको इफ़ेक्टिव और सस्टेन्ड एफर्ट्स दिखाने पड़ेंगे इनको रोकने के लिए, इनकी फाइनेंसिंग को रोकने के लिए। और जो FATF है, ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसका काम ही क्या है कि भाई जो ये हवाला का पैसा होता है या फिर जो टेररिज्म के लिए फंडिंग जाती है तो उस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना है ना, कौन सा देश उसको फंड कर रहा है, तो उस पर ये फिर स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा 4 से 5 साल के लिए कितना पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो लिस्ट थी ग्रे लिस्ट के अंदर था, जिसको अभी रिसेंट में रिलीज़ किया गया है। तो उस वजह से है ना वर्ल्ड बैंक हो गया, ये सब लोन भी नहीं देते उस कंट्री को, ठीक है। तो काफ़ी नुकसान हो जाते हैं। और सिक्योरिटी काउंसिल के जो सैंक्शंस हैं उनको भी थोड़ा सा और इफ़ेक्टिव बनाना पड़ेगा, और किसी भी टेररिस्ट को कंट्री के अंदर, अपनी कंट्री के अंदर ना रुकने दिया जाए, है ना। इस तरह की बातें कही गई है। और जितने भी जो ये आर्म्स और इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग है इसको रोका जाए। तो ये सब इंडिया के द्वारा बताया गया कि इन चीज़ों के ऊपर हमको एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ेगा। व्हाट आर द एमर्जिंग चैलेंजेस फॉर इंडिया, इंडिया के लिए कैसे कैसे चैलेंजेस अभी फ़िलहाल के अंदर हैं, तो उसको देखते हैं। कि भाई देखो सीधी सी बात, टेक्नोलॉजी का तो अब ये यूज़ करने ही लगे। वाइल वन ऑफ द टेररिस्ट 26/11 का जो इंडिया के अंदर जो हमला हुआ था, ठीक है, मुंबई के अंदर, तो वहाँ पे हमने एक टेररिस्ट को ज़िंदा पकड़ा था जिसका क्या नाम था, कसाब, ठीक है। उसको पकड़ा, उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन चला, ठीक है, उसको कन्विक्ट किया गया किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। लेकिन जो की कॉन्स्पिरेटर था, जिसने ये पूरी साजिश रची थी और प्लान किया था 26/11 का अटैक, वो आज भी खुला घूम रहा है और उसको कोई सज़ा नहीं मिली है। तो जो असली मुद्दा था ना, जो असली मेन बंदा था, उसको भी हम नहीं पकड़ पाए। क्यों नहीं पकड़ कर पाए? क्योंकि जो ये हमारी जितनी भी पॉलिसीज़ है ना CTC की, यूनाइटेड नेशंस की, वो इतनी स्ट्रॉन्ग है नहीं। उसकी वजह से ही ये ऐसे ऐसे बड़े बड़े टेररिस्ट खुले घूमते हैं। ऊपर से जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सैंक्शंस हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट, उनके ऊपर कौन होल्डर लगा देता है? चाइना। चाइना कैसे लगा सकता है? चाइना के पास वीटो पावर है। और वीटो पावर क्यों है? क्योंकि ये भी UNSC का परमानेंट मेंबर है ना। तो ये भी पाकिस्तान की बहुत खूब धड़ल्ले से हेल्प करता है। तो इस वजह से इन चीज़ों का गलत यूज़ होता है। तो ऐसा कुछ इनको लेके आना चाहिए कि भाई वीटो पावर एक तरह से घूमती रहे, मतलब किसी एक परमानेंट मेंबर वाला सीन वहाँ से ख़त्म ही कर देना चाहिए। FATF के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई इन्होंने पाकिस्तान को काफ़ी लंबे टाइम तक रखा था। जून 2018 से अक्टूबर 2022 तक इन्होंने इसको करीबन 4 साल से ज़्यादा तक ग्रे लिस्ट के अंदर रखा था, है ना। और ऊपर से आपने देखा होगा पाकिस्तान और कश्मीर और इंडिया, ये कितना बड़ा मुद्दा है। तो यहाँ पे तो कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। टेररिज्म क्या है आपको पता है अच्छे से, ये भी क्या ये बताना इसमें कि भाई कोई भी गलत काम करे या फिर लोगों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर देना, बम ब्लास्ट कर देना, है ना, देश के साथ गद्दारी कर देना, ये सारी एक्ट किस में आती है? टेररिज्म के अंदर आती है। इंडिया की इनिशिएटिव क्या है टेररिज्म को रोकने के लिए? भाई कोस्टल सिक्योरिटी है, जो नेवी है, कोस्ट गार्ड है, मरीन पुलिस है, उनको वो क्या है वहाँ पे गश्त लगाते रहते हैं ताकि कोई पड़ोसी देश से हमारे यहाँ पे एंटर ना हो सके भाई, किससे, समुंदर के रास्ते से, है ना। और कुछ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA, उसका गठन किया गया है जो कि इस तरह के टेररिस्ट ऑफेंस से डील करती है। इसका फाउंडेशन ये कब से फंक्शनिंग में है? जनवरी 2009 से।
फिर बात करते हैं नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, नेट ग्रिड, जो कि अभी क्रिएट किया गया था, एक तरह का डेटाबेस है जिसमें सिक्योरिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहती है। और ऊपर से 4 न्यू ऑपरेशनल हब बनाए गए हैं, किसके लिए? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जो कि एक तरह से रैपिड रिस्पांस प्रोवाइड करते हैं, किसके किसके रिगार्डिंग? टेरर अटैक के रिगार्डिंग। तो ये सब है ना, ये छोटे मोटे मतलब ये काफ़ी बड़े बड़े इंडिया के द्वारा स्टेप लिए गए हैं, तो इनको एक बार पढ़ लेना आप। ग्लोबल एफर्ट की बात करें तो यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म, ठीक है, ये बनाया गया है। और ये कोऑर्डिनेट किसके साथ करता है? जितने भी यूनाइटेड नेशन की एजेंसीज़ हैं उनके साथ क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है टू प्रिवेंट एंड काउंटर टेररिज्म एंड वायलेंट एक्सट्रीमिज्म। UNCCT ये हमने अभी देखा ही है। और ऊपर से टेररिज्म प्रिवेंशन ब्रांच ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन इंटरनेशनल एफर्ट्स। और FATF के बारे में तो अभी हमने पढ़ा ही था, जिसका काम क्या है? ब्लैक मनी को रोकना, ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, है ना, टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकना और उस पर नज़र रखना, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखना कि भाई उसकी वजह से क्या प्रिवेंट कर सके हम, कि हर तरह की इलीगल एक्टिविटीज़, जिससे भाई किसी भी सोसाइटी को कोई हार्म ना हो। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, ठीक है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन सीधी सी बात है किससे रिलेटेड होता है? मोस्टली ये होता है बीचेज से रिलेटेड, जितने भी बीच है ना उनसे रिलेटेड होता है। तो इसके अंदर 2 नए बीच और ऐड किए गए हैं, मिनिकोय थुंडी बीच और कादमत बीच, ठीक है। ये दोनों के दोनों कहाँ पे है? लक्षद्वीप के अंदर। तो अभी इनका टोटल नंबर कितना हो गया ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन का? 12 हो गया, 12 बीच आ गए इसके अंदर। ब्लू फ्लैग बीच आर कंसिडर्ड द क्लीनेस्ट बीच इन द वर्ल्ड, कि भाई ये वर्ल्ड के सबसे क्लीनेस्ट बीचेस होते हैं, ठीक है। जितने भी बीच होते हैं जहाँ पे हम समुद्र किनारे है ना घूमते हैं ना, मैं तो आज तक नहीं जा पाया हूँ, देखता हैं कब जाते हैं। तो ये सबसे क्लीनेस्ट रहते हैं, और जो भी आसपास रहते हैं ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके सराउंडिंग में चीज़ें आप साफ़ सुथरा उनको रखें। द रिकमेंडेशन आर डन बाय द इंडिपेंडेंट नेशनल जूरी कंपोज्ड ऑफ एमिनेंट एनवायरमेंटलिस्ट एंड साइंटिस्ट, कि भाई किन के द्वारा रिकमेंड किया जाता है कि ये बीच को उसके अंदर ऐड किया जाए? जो भी एमिनेंट एनवायरमेंटलिस्ट है, ठीक है, या फिर साइंटिस्ट है, उनके द्वारा ये रिकमेंड किया जाता है कि जी इस लिस्ट के अंदर इस बीच को डालिए आप, और फिर आगे देखा जाता है कि हाँ ये उस क्राइटेरिया को फिल करती हैं या नहीं। ब्लू फ्लैग प्रोग्राम फॉर बीचेस एंड मरीनाज इज़ रन बाय इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन FEE, द फाउंडेशन ऑफ एनवायरनमेंट एजुकेशन। भाई उनके द्वारा ये प्रोग्राम चलाया गया है, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस प्रोग्राम का? टू इम्प्रूव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोस्टल एनवायरनमेंट, कि भाई जो समुंदर का जो किनारा है ना, कोस्टल जो बाउंड्री है, कि भाई उस वो कितना क्लीन रखना कितना ज़रूरी है। इस तरह की लोगों के अंदर जो क्या है अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए, इस चीज़ को दिखाने के लिए कि हमको बीचेस साफ़ रखने कितने ज़रूरी हैं, तो उस हिसाब से इस प्रोग्राम को चलाया गया था कि भाई लोगों के अंदर भी एक तरह से जागरूकता फैले। देयर आर नियरली 33 क्राइटेरिया दैट मस्ट बी मेट टू क्वालिफाई फॉर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। 33 ऐसे क्राइटेरिया जिनको देखा जाता है, उसके बाद ही उस बीच को उसके अंदर ऐड किया जाता है। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ था? फ्रांस में इसका स्टार्ट किया गया था 1985 के अंदर, एंड हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड इन यूरोप सिंस 1987 एंड इन एरिया आउटसाइड यूरोप सिंस 2001। भाई यूरोप से बाहर की बात करें तो 2001 के बाद में उसके बाहर के जितने भी बीचेज हैं उनको भी ऐड किया जाने लग गया, और बाद में साउथ अफ्रीका ने भी इसको ज्वाइन कर लिया। जापान एंड साउथ कोरिया आर द ओनली कंट्री इन साउथ एंड साउथ ईस्टर्न एशिया टू हैव ब्लू फ्लैग बीचेस। स्पेन इसके अंदर टॉप लिस्ट पे रहता है कि उसके जो 566 बीच हैं बिल्कुल क्लीन है, ठीक है। ग्रीस और फ्रांस 515 और 395 सेकेंड और थर्ड नंबर पे है। अदर बीचेज विच हैव रिसीव्ड ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, इंडिया के जो दूसरे जितने भी बीचेज हैं जिनको ये मिला हुआ है खिताब, तो उसमें कौन सा है सबसे आगे? शिवराजपुर गुजरात का, घोगला दमन एंड दीव का, कासरगोड कर्नाटका का, पुडुबिद्री बीच कर्नाटका, कापड़ केरला का, रूसीगोंदा आंध्र प्रदेश का, गोल्डन बीच उड़ीसा, राधानगर बीच अंडमान एंड निकोबार, कोवलम तमिलनाडु, ईडन पुडुचेरी,
तो ये सब इसके अंदर आते हैं, तो एक बार ये देख लेना। अबाउट BEMS, ठीक है, कि जो ये ब्लू फ्लैग वाले ना, इसके बारे में देखते हैं। साइकोम और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड climate change in pursuit of promoting its policy for sustainable development in coastal region have embarked upon a highly acclaimed program BEAMS। तो BEAMS क्या है? बीच एनवायरनमेंट एंड एस्थेटिक मैनेजमेंट सर्विस अंडर द ICZM इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, कि भाई ये इसके अंडर भी ऐसा काम करते हैं, ठीक है। तो ये देख लेना, इनका सारा काम क्या है कि जो क्लीनलीनेस, हाइजीन और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बनाए रखें, कहाँ पे? बीचेस में भी और सराउंडिंग एरियाज़ के अंदर भी। और यहाँ पे ये जो मैप है, यहाँ पे देख सकते हैं जितने जितने बीच है ना इंडिया के, जो ब्लू फ्लैग के उसके अंदर आते हैं, सर्टिफिकेशन के अंडर में आते हैं, तो वो यहाँ से आप देख सकते हैं। और अब है हमारा लास्ट टॉपिक, जो कॉइन्स विद डाइटीज़, कि भाई जो भगवान की जो आकृतियाँ बनती थी ना कॉइन्स के ऊपर, जो इंडियन गवर्नमेंट भी बनाती आ रही है, तो उसके बारे में देखते हैं। द करंट डिबेट ऑन कॉइन्स इज़ टू बी इशूड विद गॉड एंड गॉडेस इम्प्रिंट्स। इंडिया हैज़ ए लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ कॉइनेज विद इमेज ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस। कि आपने देखा होगा इंडिया के अंदर काफ़ी टाइम से हमने देखा है कि जो सिक्के हैं, है ना, उनके ऊपर है ना देवी देवताओं की फ़ोटोज़ पड़ी, मतलब लगाई जाती है, ठीक है, उनको रिलीज़ किया जाता है। मेरे पास भी पता नहीं कितने कलेक्ट मैंने कर रखे हैं ऐसे। तो अगर उनकी हिस्ट्री देखें, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस, तो द कुशान्स, जो कुशान्स थे, जो कहाँ से आते थे? सेंट्रल एशियन रीजन से आते थे, और उन्होंने रूल किया था 3rd सेंचुरी AD तक, ठीक है। वो ऐसे पहले लोग थे जिन्होंने जो इमेज थी भगवान की, सॉरी गॉडेस लक्ष्मी की, उन्होंने अपने सिक्कों के ऊपर उसको उकेरा था, ठीक है, बनाया था, अलॉन्ग विद आर्डोच्को एंड इरानियन गॉडेस ऑफ वेल्थ, इनकी भी उन्होंने फ़ोटोज़ वहाँ पे बनाई थी। द कुशान्स आल्सो डिपिक्टेड ओसियो क्या है? शिवा, ठीक है, मून डाइटी मीरो, बुद्धा ऑन देयर कॉइनेज, अपने जो सिक्के थे उन पे इन डाइटीज़ की भी फ़ोटोज़ उन्होंने उकेरी थी, बनाई थी। द विजयनगर किंग यूज्ड कॉइनेज विद हिंदू आइडल्स, फॉर एग्जाम्पल हरिहरा टू, इन्होंने भी कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया था। और इन्होंने किसकी फ़ोटो बनाई थी? ब्रह्मा सरस्वती, विष्णु लक्ष्मी एंड शिव पार्वती। The Vijayanagar coins continued in circulation even after the kingdom was snuffed out in 1565 and commanded a premium when French travelers traveneer। कि भाई वो आए ना, तब उस टाइम पे भी ये है ना, इनके कॉइन्स क्या है, सर्कुलेशन में थे, यूज़ होते थे। मोहम्मद बिन सैम, नोन एज मोहम्मद घोरी, आफ्टर डिफीटिंग पृथ्वीराज चौहान इन द बैटल ऑफ तरेन इन 1192 AD, इशूड द कॉइन विद गॉडेस लक्ष्मी। कि भाई इन्होंने भी जो गॉडेस लक्ष्मी के जो आकृति थी, उनकी जो फ़ोटो थी कॉइन्स के ऊपर लगा के, उनको भी इन्होंने इशू किया था, और वो जो प्रचलन है आज तक चलता ही आ रहा है। द ट्रेडिशन ऑफ मिंटिंग कॉइन टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ लोकल पीपल कंटिन्यूड when फ्रेंच एंड डच मिंटेड कॉइन शोइंग विष्णु बिटवीन 1715 से 1774। कि भाई जो फ्रेंच वगैरह यहाँ पे आए और डच वगैरह आए, तो वो उनको पता था हमारे यहाँ पे देवी देवता हमारे लिए क्या मैटर करते हैं, ठीक है। तो लोगों का भरोसा जीतने के लिए, ये जताने के लिए कि हम आपके लिए ही यहाँ पे आए हैं, तो उन्होंने इस जो ये प्रचलन पहले से चलता आ रहा था, ठीक है, इसको कंटिन्यू रखा। और उन्होंने भी विष्णु देवता की फ़ोटो, है ना, और गॉडेस काली की फ़ोटो लेट 17वीं सेंचुरी तक उन्होंने भी ऐसे कॉइन मिंट करते हुए चालू रखे, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास, बताइएगा कैसी रही। और सॉरी फॉर द लास्ट क्लास जिसके अंदर वॉइस का इशू था, उसके अंदर वॉइस ही नहीं आई, मैंने पूरा एक्सप्लेन भी किया, उसके बाद पता लगता है कि आवाज़ ही नहीं है उसमें। तो वो वीडियो मैंने प्राइवेट कर दी, बट डोंट वरी, वो मैं दोबारा रिलीज़ कर दूँगा ठीक करके। और दोनों वीडियोस की जो आपको PDF है वो मेरे टेलीग्राम पेज पे मिल जाएगी, तो आप जाके वहाँ पे भी मेरे को फॉलो कर सकते हैं। और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कीजिएगा। कोई सुझाव, कोई सजेशन, कोई गलती हुई हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।